नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमील और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट की इस 44वीं और साथ ही साथ काव्य सरिता की 7वीं प्रस्तुति में मैं परिक्रमा प्रेजेंट के सभी साहित्यिक सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम, खुशामदीद, एहतराम, अभिनंदन, वंदन, नमन और ढेर सारा प्यार भरा सलाम करता हूँ। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि शाहजहांपुर जनपद के यशीस कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में परिक्रमा प्रेजेंट्स की ये 44वीं और साथ ही साथ काव्य सरिता की 7वीं प्रस्तुति लेकर हम आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि काव्य सरिता की 7वीं प्रस्तुति में मैं जिस रचनाकार को, जिस शब्द शिल्पी को, जिस साहित्यकार को, जिस कवि को, जिस गीतकार को, जिस गज़लकार को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो शाहजहांपुर जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पर जाने वाला एक ऐसा साहित्यिक नाम है जिनको हमारे बड़े भाई के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार श्री हरेंद्र द्विवेदी जलद जी की। हरेंद्र द्विवेदी जलद जी की अगर हम बात करें तो लगभग 57 वर्षों का उनका जो एक लंबा साहित्यिक सफ़र है, उसमें उन्होंने लगभग 1000 गीतों को अपनी कलम से जन्म दिया है। और यही नहीं, उन्होंने लगभग 200 गज़लों को भी अपनी कलम से लिखा है और लगभग 300 से 400 के आसपास उन्होंने छंद, दोहे, घनाक्षरी आदि को भी अपनी कलम से जन्म दिया है। जी हाँ, आपने लगभग 250 लघु कथाएँ लिखी हैं, जिनमें 86 लघु कथाएँ उनकी प्रकाशित भी हो चुकी हैं। जी हाँ, अगर हम उपन्यासों की बात करें तो उन्होंने 2 उपन्यास भी लिखे हुए हैं, जिनमें पहला उपन्यास प्रतिशोध है और दूसरा उपन्यास जिसका अभी नाम नहीं रखा गया है, लेकिन जो उसका विषय है वो ट्रांसजेंडर्स को लेकर है। उन्होंने बातचीत के दरमियान बताया कि एक, आप लोगों को ध्यान होगा, B.R. चोपड़ा साहब का एक धारावाहिक आया करता था महाभारत। तो महाभारत के जो संवाद जिन्होंने लिखे हैं डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब, उनकी एक किताब थी खलीक बुआ को पढ़ने के बाद में उनको प्रेरणा मिली और ट्रांसजेंडर्स को लेकर उन्होंने जो एक उपन्यास लिखा है, यानी तो 2 उपन्यासों को अपनी कलम से जन्म दिया है। जी हाँ, और आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें वर्ष 2021 में जो पहली पुस्तक आई थी ताकि सनद रहे, और इसी क्रम में वर्ष 2021 में ही उनकी दूसरी एक पुस्तक और आई थी ताकि मंटो जिंदा रहे। एक बहुत ही जल्द उनका एक गज़ल संग्रह भी कांच के टुकड़ों पर आप लोगों के समक्ष आने वाला है, जो प्रकाशाधीन है। जी हाँ, आपने नाटक को छोड़कर बाकी हिंदी की सारी विधाओं पर कुछ ना कुछ लिखा है। आप भारत भूषण जो सुविख्यात साहित्यकार कलमकार हुए हैं, उनसे बहुत प्रभावित हैं। जी हाँ, और शाहजहांपुर के जब साहित्यकारों के ऊपर उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने ब्रजेंद्र गुप्त जी, ओम प्रकाश मिश्र जी, यानी अभी शीघ्र ही हम लोगों से विदा लिए ओम प्रकाश अडिग जी, डॉक्टर आकुल जी, बद्री विशाल जी आदि लोगों का उन्होंने नाम लिया है कि मैं उनकी जो साहित्य धर्मिता है उससे वो प्रभावित हैं। जी हाँ, आपने दैनिक आज बरेली, प्रशासन, प्रकाश, रो उठा इंसान, नेशनल हेरल्ड, नवजीवन आदि समाचार पत्रों में संपादन के साथ साथ स्तंभ लेखन का भी कार्य किया है। आप स्वतंत्र लेखक भी हैं, यानी जब मन होता है कलम उठाते हैं और जिस विधा पर चाहते हैं उसके ऊपर शब्दों के चित्र खींच देते हैं। जी हाँ, काव्य सरिता की 7वीं प्रस्तुति के लिए जब मैंने हरेंद्र द्विवेदी जी की गज़ल के लिए उनको अपने स्टूडियो में बुलाया तो उसके बाद मैंने कुछ साहित्यकारों से उनके बारे में चर्चा की, उन साहित्यकारों की क्या राय है, क्या उनके बारे में सोचते हैं। या तो इसी क्रम में मैंने सरोज मिश्र जी से बात की कि वो हरेंद्र द्विवेदी जी की जो साहित्य साधना है उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि जलद जी की जो बिंब योजना है वो बड़ी अद्भुत है और इसी क्रम में जो अपनी गीतों में, अपनी गज़लों में जो घटनाओं का जो मानवीकरण करते हैं वो भी उनका बड़ा अनूठा है। जी, और इसी क्रम में उमेश सिंह जी जो शाहजहांपुर के सुविख्यात व्यंग्यकार हैं, उनसे भी मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि वो विद्रोही जी, विकल जी, अग्निवेश शुक्ल के समकालीन कवि हैं और बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं साहित्य के। जी हाँ, सुदर्शन सल्लेश जी, हालांकि वो शाहजहाँपुर में नहीं थे, मुंबई में थे, तो ऐसे उनका फ़ोन आ गया तो मैंने उनसे भी चर्चा की कि वो हरेंद्र द्विवेदी जलद जी के बारे में क्या सोचते हैं।
तो उन्होंने कहा कि हरेंद्र द्विवेदी जलद जी एक ऐसे साहित्यकार हैं कि उनको जो विषय दो वो तुरंत उसके ऊपर कविता तैयार कर देते हैं और जैसी आप चाहते हैं वैसे तैयार कर देते हैं, यानी और उस कविता में जो मात्रा, चौपाई और जो मतलब गति और यति जो होती है, मतलब उसका बाकायदा बहुत विशेष ध्यान भी रखा जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब जल्दबाजी में लिख दिए तो जो चाहा वैसा लिख दिया, ऐसा नहीं, मतलब हर चीज़ का बहुत ध्यान भी रखा जाता है। जी हाँ। और इसी क्रम में गोपाल विनोदी जी से मेरी टेलीफोन पर बात हुई, हालांकि वो भी उस वक्त मुंबई में थे। तो उन्होंने, मतलब हर किसी की अपनी अपनी राय है। जी हाँ। तो उन्होंने सबसे पहला जिक्र किया जलद जी के साथ जो उन्होंने एक बार गांधी भवन में कवि सम्मेलन किया था, तो तब गांधी भवन आज की तरह से समृद्ध नहीं था, है नहीं, तो बहुत इको थी, है नहीं, और जिसकी वजह से वो कवि सम्मेलन लगभग फ्लॉप सा ही रहा। जी हाँ। उनकी साहित्य रचना के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही मतलब हठी टाइप के व्यक्ति हैं, मतलब उन्हें जो कहना है, जो लिखना है वो लिखना है, अब चाहे कोई कुछ भी कहे। जी हाँ। और इसी क्रम में शाहजहाँपुर में एक और हास्य और व्यंग्य के हस्ताक्षर हैं वेधड़ की, उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने भी कहा कि जलद जी की जो रचनाएं होती हैं वो बहुत ही मौलिक होती हैं और समाज को एक संदेश देने वाली होती हैं। जी हाँ। तो अलग अलग लोगों की राय है जलद जी के बारे में, है नहीं, लेकिन मैंने जितना उनको देखा, जितना उनको समझा, मैं तो ये जानता हूँ कि वो बेबाक साहित्यकार हैं। जो उनके अंतर्मन में है वही उनकी जिह्वा में है नहीं। जिस वक्त वो लिखते हैं या बोलते हैं तो उस वक्त ये नहीं ध्यान करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, जो उनकी अंतरात्मा कहती है, और अंतरात्मा कहते हैं कि उनकी माँ शारदे से सीधे जुड़ी हुई है। जी हाँ, है नहीं। तो अब इंतज़ार किस बात का है? जी हमें आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच शाहजहाँपुर जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार और हमारे बड़े भाई हरेंद्र द्विवेदी जी को डॉक्टर आकुल की एक कृति जिंदगी गाती तो है कि 2 लाइनों के साथ उन्हें मंच पर आने की दावत देता हूं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। डॉक्टर आकुल ने कहा है कि दुख भरी बदली नयन से नीर ढुलकाती तो है, दुख भरी बदली नयन से नीर ढुलकाती तो है, और गीत दुख के ही सही पर जिंदगी गाती तो है, पर जिंदगी गाती तो है। जोरदार तालियां हरेंद्र द्विवेदी जलद जी के लिए कि वो आए और अपनी जो अप्रकाशित उनका गज़ल संग्रह है कांच के टुकड़ों पर, उसकी गज़ल हमारे श्रोताओं को, हमारे परिक्रमा प्रेजेंट के साहित्यिक स्तुति श्रोताओं को सुनाएं। हरेंद्र द्विवेदी जलद। गज़ल प्रस्तुत करता हूँ। यूँ तो मुझे वाणी वंदना पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कभी अगर स्वर मिला होता तो मैं वाणी वंदना भी करता। वाणी वंदनाएं मैंने बहुत लिखी है, पढ़ सकता था, लेकिन मैं वाणी वंदना नहीं, मैं चरण वंदना उनकी कर चुका हूँ, माँ की। ये मेरे लिए बहुत है। उनके सामने शब्दों का आडंबर खड़ा करने की क्या आवश्यकता है? ये तो श्रोताओं के लिए होता है, और शुद्ध श्रोताओं के लिए वो भी नहीं होता है। वो कविता नहीं, कवि का चिंतन परखने आते हैं, वो परीक्षक होते हैं और हम परीक्षार्थी होते हैं। लेकिन आज देश में विडंबना ये है कि कवि अपने आप को समझता है कि मैं परीक्षा ले रहा हूँ और श्रोता परीक्षा दे रहा है। ताली नहीं बजाई साहब, हंगामा नहीं किया साहब, मेरी रचना पर टिप्पणियाँ नहीं की, वो फेसबुक किया उस टाइप के लोग। लेकिन नहीं, मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, सीधे सीधे वंदना वंदना ना पढ़ते हुए, मैं सीधे सीधे गज़ल पढ़ने का मन कर रहा हूँ। और वो थोड़ी विचित्र प्रकार की है, और कंठ मेरे पास नहीं है, गवैया मैं हूँ नहीं। और मैं तो ईश्वर से कल्पना करता था कि थोड़ा सा स्वर बदलने का, जैसे अपने स्टूडियो में सब कुछ बदल लेते हैं, उसी प्रकार बदलने का थोड़ा स्वर भी कोई एक बैंड होता और मैं उसको दबा देता, और सरस्वती मुझे कंठ में विराजमान होकर कोई उर्मिला श्रीवास्तव या कोई बड़ी कवित्री बनकर बैठ जाता और मैं सस्वर गुनगुनाता। तब माँ की वंदना पूरी होती। लेकिन मैंने अपने हृदय से, मैंने अपने मनोमस्तिष्क से, मैंने अपनी संपूर्ण चेतना से उनको प्रणाम किया है। उनका आशीर्वाद मुझे लगता है कि मेरे पास है, और लगता ही नहीं है। अभी तो मुझे उन्होंने पहले आकुल जी दे दिए, अन्यथा मेरे पास क्या था। खैर, अब मैं गज़ल दे रहा हूँ। गज़ल सुनिएगा। जादू बड़ा कमाल कांच के टुकड़ों पर, जादू बड़ा कमाल कांच के टुकड़ों पर,
नाच रहा बेताल कांच के टुकड़ों पर। जादू बड़ा कमाल कांच के टुकड़ों पर, नाच रहा बेताल कांच के टुकड़ों पर। और शेर अर्ज करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा आपका कि मंदिर मंदिर रास रचाएं पंडे, मंदिर मंदिर रास रचाएं अब पंडे, और नाच रहा गोपाल कांच के टुकड़ों पर। मंदिर मंदिर रास रचाते हैं पंडे और नाच रहा गोपाल कांच के टुकड़ों पर। और अगला शेर पेश करता हूँ। आशीर्वाद हर शेर पे चाहूंगा, चिल्लाइएगा नहीं, केवल अपने मन से आशीर्वाद दे दीजिएगा, मेरे लिए वो पर्याप्त है। मेरे लिए वही अभिनंदन है, वही चंदन है, वही वंदन है, वही प्रसाद है, और मेरे लिए सब कुछ वही है। आप अपने चिंतन से मुझे आशीर्वाद, अपने हृदय से आशीर्वाद। मैं शोर का बिल्कुल आदी नहीं हूँ कि कविता और गीत या गजल शोर नहीं चाहती है, बल्कि भोर चाहती है। कैसा भोर? जो आपके मनोमस्तिष्क में एक उजाला भर दे, जो सूर्य के प्रकाश से आपको प्रकाशित कर दे। भले ही वो इश्क की गजल हो, या राधा गोपाल की गजल हो, या देविका की वो मैंने इश्क कह ही दिया था, खैर जैसी भी गजल हो। अगला शेर नजर करता हूँ आपकी कि प्याला प्याला तोड़ गए हैं रिंद नए नए, रिंद नए। प्याला प्याला पुराना तो इसलिए नहीं तोड़ता है कि प्याला खत्म हो जाएगा तो चुल्लू से तो पीने की कोई व्यवस्था हो नहीं पाती है, आधी चू जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो ये शेर सुनिए कि प्याला प्याला तोड़ गए हैं रिंद नए, है साकी बेहाल कांच के टुकड़ों पर। प्याला प्याला तोड़ गए हैं रिंद नए, है साकी बेहाल कांच के टुकड़ों पर। और अगला शेर अर्ज करता हूँ कि नींद थकाने आवारापन साथ लिए, नींद थकाने आवारापन साथ लिए, दर्दों की चौपाल कांच के टुकड़ों पर। नींद थकाने आवारापन साथ लिए, दर्दों की चौपाल कांच के टुकड़ों पर। और अगला शेर सुनिएगा कि हीरा को खा गई सियासत की लौंडी। लौंडी शब्द पे आप क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि विधान, कविता का विधान कभी कभी कोई शब्द मांगता है और मैं अंतर मन से निकले किसी शब्द से बेईमानी नहीं करता हूँ। जब शब्द मेरी परिक्रमा करता है तो मैं शब्दकोश की परिक्रमा करता हूँ, शब्द की परिक्रमा करता हूँ, और शब्द जो हिज्जे हिज्जे मिलाकर अक्षरों से बनता है, मैं अक्षरों की भी करता हूँ, माने स्वरों का भी को भी प्रणाम करता हूँ। तो ये गजल सुनिएगा। लौंडी शब्द आया इसलिए मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ा, शायद मुझे आप क्षमा ही करेंगे, क्षमा ही करेंगे। और ये सुनिए, इस हीरे को खा गई सियासत की लौंडी, हीरे को खा गई सियासत की लौंडी, और मखमल का रूमाल कांच के टुकड़ों पर, मखमल का रूमाल कांच के टुकड़ों पर। और इसको उर्दू में लोग मक्ता कहते हैं, शायद ये मालूम नहीं, मेरा ज्ञान कम है। तो कभी कभी किसी गज़ल में जल्द लिखने का मन होता है तो मक्ता आ जाता है, वो जब सही आ रहा होता है, अदरवाइज नहीं। ये गज़ल का आखिरी शेर समझे, मक्ता समझे, जो समझे, क्योंकि उसमें मेरा नाम है, शायद इसे मक्ता ही कहा जाएगा। तो वैसे मैं मक्ता वक्ता तो चने वाला जानता था, तो मैं कभी बचपन में खाया करता था। अब तो मेरे दांत है तो सिर्फ मक्ता ही खा सकता हूँ, चना तो दांत है नहीं, तो चना तो ये मक्ता इसलिए है, इसमें प्रस्तुत है। प्रणाम करते हुए अंतिम, और बुलंदी जलज इश्क की क्या होगी, और बुलंदी जलज इश्क की क्या होगी, सबके सब आमाल कांच के टुकड़ों पर, सबके सब आमाल कांच के टुकड़ों पर। राधा का गोपाल नाच कांच के टुकड़ों पर, जादू बड़ा कमाल कांच के टुकड़ों पर, नाच रहा बेताल कांच के टुकड़ों पर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हरम जी, है नहीं। और बहुत ही मतलब आज जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है उसको आईना दिखाने वाली आपकी जो गज़ल, जो आपने इस हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाई, परिक्रमा प्रेजेंट्स आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता है, बहुत आपको धन्यवाद देता है कि आप अपने कीमती समय में से जो कुछ समय हमारे चैनल के लिए निकाला, हमारे चैनल के साहित्य सुधी श्रोताओं के लिए निकाला। जी हाँ,
और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत ही जल्द फिर हाजिर होते हैं किसी नए कवि, किसी नए गीतकार, किसी नए गज़लकार, किसी नए साहित्यकार, किसी नए रंगकर्मी या फिर किसी समाज सेवी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you.